जय हिंद दोस्तों। ऑनलाइन स्टडी विद टीम पर आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आज ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। ज्योग्राफी यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला जियो और दूसरा ग्राफी, यानी कि जियो मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफी मतलब होता है वर्णन, यानी कि जिसका मतलब होता है पृथ्वी के वर्णन के बारे में या पृथ्वी के बारे में अध्ययन करना ही ज्योग्राफी कहलाता है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। खगोल विज्ञान किसे कहा जाता है उसके बारे में जानते हैं, जिसे अंग्रेजी में हम लोग एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है। तो ब्रह्मांड के अध्ययन करना ही एस्ट्रोनॉमी कहलाता है, यानी कि ब्रह्मांड का जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो उसे खगोल की कहा जाता है। चलिए देखते हैं ब्रह्मांड किसे कहते हैं, जिसे हम लोग यूनिवर्स कहते हैं। दिखाई पड़ने वाले जितने समस्त आकाशीय पिंड होते हैं उन्हें हम लोग ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है, इसके बारे में कई सारी थ्योरियाँ हैं जो कि इसे सत्यापित करती हैं। ब्रह्मांड में सर्वाधिक संख्या में जो पाए जाते हैं वह तारे होते हैं। चलिए देखते हैं कि मतलब तारा क्या होता है। तो तारा जो है, जिसे हम लोग अंग्रेजी में स्टार कहते हैं, वैसे आकाशीय पिंड होते हैं जिसके पास अपनी खुद की ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, वह तारे कहलाते हैं। तारों का जीवन काल अत्यधिक लंबा होता है एवं विभिन्न अवस्थाओं से होकर वह गुजरता है। तारा बनने से पहले विरल गैसों का एक गोला होता है। जब विरल गैसें आपस में केंद्रित होकर के पास पास में आ जाते हैं तो घने बादल के समान छा जाते हैं। और इन तारा बनने से पहले विरल गैसों का गोला होता है। जब विरल गैसें केंद्रित होकर के आसपास से एकत्रित हो जाते हैं और आकर के आपस में मिल जाते हैं तो घने बादल के समान छा जाते हैं, जिन्हें नीहारिका यानी अंग्रेजी में नेबुला कहते हैं। जब इन नेबुला में संलयन विधि द्वारा दहन क्रिया प्रारंभ हो जाता है तो वह तारों का रूप ले लेता है। तारों में हाइड्रोजन का संलयन होकर के हीलियम में बदलता रहता है। तारों में ईंधन प्लाज्मा अवस्था में रहता है। चलिए आगे देखते हैं तारों के बारे में। तो तारों का जो रंग है उसके पृष्ठ पर निर्भर करता है कि वह कैसा अवस्था प्राप्त किया है। जैसे कि तारों का रंग यदि नीला अथवा सफ़ेद रंग का होता है तो वह युवावस्था को दर्शाता है, इस पर उच्च तापमान होता है। दूसरा होता है यहाँ पर नारंगी रंग, जो कि प्रौढ़ावस्था को दर्शाता है। इसके मतलब होता है कि यहाँ पर मध्य तापमान पाया जाता है। तीसरा होता है लाल रंग, जो कि वृद्धावस्था को प्रदर्शित करता है। इसमें निम्न तापमान होता है जो कि 6 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास के तापमान को प्रदर्शित करता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तारों के भविष्य उसके प्रारंभिक द्रव्यमान पर निर्भर करता है कि उसका द्रव्यमान पहले कितना है, तो उसी अनुपात में उसका भविष्य कैसा होगा वह पता चलता है। चलिए जानते हैं इसकी अवस्था को। पहला है लाल दानव, जिसे कि इंग्लिश में रेड जायंट कहते हैं। जब तारा सूर्य का ईंधन समाप्त होने लगता है तो वह लाल दानों का रूप ले लेता है और लाल दानों का आकार बड़ा होने लगता है। केस नंबर 1 यहाँ पर हम लोग देखते हैं। केस नंबर 1 में यह होता है कि यदि लाल दानों का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुणा से छोटा होता है तो वह श्वेत वामन बनेगा, यह निर्धारित हो जाता है। दूसरा होता है श्वेत वामन क्या होता है, वाइट डॉर्फ। तो इसमें जीवाश्म तारा कहा जाता है इस प्रकार के तारे को। यह छोटा तारा अंतिम रूप से श्वेत वामन अवस्था में ही चमकता है। अगला है काला वामन। तो काला वामन के बारे में देखते हैं, जिसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं ब्लैक ड्वार्फ। श्वेत वामन जब चमकना छोड़ देता है तो वह काला वामन का रूप ले लेता है। उस प्रकार छोटे तारे का अंत हो जाता है। चलिए इसकी अवस्था को हम लोग स्ट्रक्चर से समझते हैं। तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है। पहले विरल कैसे रहेंगे, यह नीहारिका में बदलेंगे, नीहारिका तारे में बदलेगा, इसमें संलयन होगा और प्लाज्मा अवस्था में इसकी ईंधन रहेंगे। यहाँ पर जो मास ऑफ सन होता है 1.44 गुना होगा। यह लाल दानव बनेगा, श्वेत वामन बनेगा और काला वामन बनेगा। यदि इसका द्रव्यमान 1.44 सन मास के ज़्यादा होगा तो श्वेत और फिर काला वामन में बदल जाएगा। यदि इससे छोटा रहेगा तो यह अभिनव तारा में बदलेगा, फिर अभिनव तारा आगे चल के न्यूट्रॉन तारा में बदल जाएगा। न्यूट्रॉन तारा भी आगे चल कर के फिर चेंज होगा ब्लैक होल में। और दूसरा एक पल्सर होता है, क्वास्कोर होता है। चलिए इससे संबंधित केस नंबर 2 देखते हैं हम लोग। यदि लाल दानों का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के
1.44 गुणा के से बड़ा होता है तो अभिनव तारा में बदल जाता है। अभिनव तारा क्या होता है, जिसे सुपरनोवा कहा जाता है। तो इसमें कार्बन जैसे हल्के पदार्थ लोहा जैसे भारी पदार्थों में परिवर्तित होने लगता है, जिस कारण से इसमें विस्फोट होने लगते हैं, अतः इसे विस्फोटक तारा भी कहते हैं। विस्फोट के बाद यह न्यूट्रॉन तारा का रूप ले लेता है। तो चलिए देखते हैं न्यूट्रॉन तारा किसे कहे जाते हैं। तो न्यूट्रॉन तारा जो है विस्फोट के बाद बनता है। इसका घनत्व उच्च हो जाता है और आकार छोटा हो जाता है। न्यूट्रॉन तारे के सभी अंश न्यूट्रॉन के रूप में संगठित रहते हैं। अब पल्सर किसे कहते हैं तो उसे देख लेते हैं हम लोग। तो पल्सर यह तारा चमकता और बुझता रहता है। इसमें से उच्च संख्या में विद्युत चुंबकीय तरंगें निकलती रहती हैं। यह तीव्र रेडियो तरंगें उत्सर्जित करता रहता है। क्वेस्कर क्या होता है, तो ये तारों की लगभग अंतिम अवस्था होती है। क्वेस्कर की चुंबकीय क्षमता अति उच्च होती है। ब्लैक होल क्या होता है, कृष्ण वीवर जिसे कहते हैं, इसका घनत्व अति उच्च होता है। यह प्रकाश को भी गुजरने नहीं देता है। इसकी खोज चंद्रशेखर ने की थी, जो कि भारतीय वैज्ञानिक थे। आगे देखते हैं, जो तारा सूर्य के द्रव्यमान के 3 गुना से ज़्यादा बड़े होते हैं वही तारा ब्लैक होल में तब्दील होते हैं। ब्लैक होल की चुंबकीय क्षमता इतना अधिक होती है कि ये श्वेत वामन और काला वामन को भी अपनी ओर खींच लेता है, अतः तारों का अंत ब्लैक होल के रूप में होता है। चलिए चंद्रशेखर सीमा क्या है इसे जानते हैं। तो सूर्य के द्रव्यमान के 1.5 गुणा के लगभग मतलब 1.44 के द्रव्यमान को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। लाल दानों के बाद में तारों का भविष्य चंद्रशेखर सीमा पर निर्भर करता है। तो चलिए नोट देखते हैं महत्वपूर्ण जो है। एस चंद्रशेखर को संयुक्त रूप से नाभिकीय खगोल भौतिकी में W.A. फाउलर के साथ में 1983 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।